नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसने कहा था कि लेखक कौन है और लेखक का जन्म कब हुआ था। और जल्दी जल्दी हम लोग इस चैप्टर को जो है रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का जो है रिवीजन चल रहा है हिंदी का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करा दिए थे और सेकेंड चैप्टर का रिवीजन आज हम लोग करेंगे। हमारे जो भी प्यारे बच्चे हैं उनसे आग्रह है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और हिंदी में जो है 95+ नंबर उठाएं। जैसा आपको दिखेगा भी ऊपर लिखा हुआ है थंबनेल में, उसी प्रकार से आपको ये तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ आप जो है एक्टिव होकर पढ़े, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं शुरू से। उसने कहा था सेकेंड चैप्टर। देखिए बहुत अच्छा आपको चित्र दिख रहा होगा। ये कहानी जो है ना बड़ा मस्त है। उसने कहा था कहानी बहुत ही मस्त है। आपको बहुत तरह का इसमें चित्र दिख रहा होगा, बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसके जो लेखक है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहां लिखा भी गया है कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसके बाद है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में। याद रखिएगा, उसने कहा था पाठ के जो लेखक हैं कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और कहां हुआ था? किस राज्य में हुआ था और किस जगह पर हुआ था? तो उनका जन्म जो था जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेर नामक ग्राम कंगरा हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। ये कहां के मूल निवासी थे? तो याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो गुलेर नामक, कौन सा गांव है? गुलेर नामक गांव है। कहां पे? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये मूल निवासी थे, मतलब वहां के रहने वाले थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा कि लेखक का निधन 12 दिसंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1922 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उसने कहा था पाठ के जो लेखक है, कौन लेखक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म कब हुआ था? तो ऊपर आपको हम बता दिए कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि लेखक का निधन कब हुआ था? जन्म बता, निधन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो शिवराम था। क्या था? शिवराम था। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानियां कौन सा कैसा था? तो सुखमय जीवन था। किस प्रकार का था? सुखमय जीवन था। और यह प्रकाशित कब हुआ था? तो यह हुआ था 1911 में। उसके बाद है बुध का कांटा। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। उसने कहा था उस 1915 ईस्वी में हुआ था। आदि ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं, जिसमें पहली कहानियां जो है सुखमय जीवन का प्रकाशित हुआ 1911, बुध का कांटा 1911। उसके बाद उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी निबंध कछुआ धर्म। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? कछुआ धर्म। क्या है? कछुआ धर्म। मारिस मोही, कुटाम, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, संस्कृत की टिपकारी, देवना पिरिया आदि, ये सब इनके क्या है? ये सब इनके निबंध है। क्या है? निबंध है। किनके निबंध है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। आगे देखते हैं अंग्रेजी में। ए पोयम बाय भास, मतलब ये अंग्रेजी में क्या लिखे? तो लिखे ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र। उसके बाद है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि, ये सब इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। आप इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन है जो उठाते हैं और हिंदी का सबसे बेहतर तैयारी आपको हम कराने जा रहे हैं। आप
अच्छे से इसको सिर्फ पढ़े। और अब हम लोग जो है पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। इसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज बताए, जैसे जन्म, उसके बाद इनका निधन, उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, मूल निवास कहाँ था, उसके बाद इनका कहानियां कौन कौन सी है, उसके बाद अंग्रेजी में इन्होंने क्या लिखा, निबंध कौन कौन सा लिखा। ये सब क्वेश्चन कहीं से भी आपको उठा लेगा और आसानी से पूछेगा। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का सारांश जिसको कहानी क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, उसने कहा था पाठ चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। यह कहानी 5 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? तो 5 खंडों में विभक्त है। उसके बाद अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से कहानी आरंभ होती है। ये कहानी जो है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से कहानी आरंभ होती है, जिसमें 12 वर्ष का एक सिख लड़का और 8 साल की एक सिख लड़की संयोगवश मिलते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं। वो बाजार है जिसका नाम है अमृतसर, वहां दोनों मिलते हैं। जो सिख लड़का है 12 वर्ष की और लड़कियां कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की है। दोनों वहां पर मिलती है, दोनों का परिचय हुआ, दोनों वहां मिले। वहां परिचय जैसे आप लोग भी अगर कहीं बाजार में जा रहे हैं तो वहां पे जो है अगर मान लीजिए लड़के हैं, कोई लड़कियां मिली, अगर उससे परिचित हुई किसी भी कारणवश, तो उसी प्रकार से ये जो लेखक थे जो कहानी लिख रहे हैं उनका भी परिचय हुआ एक लड़की से जो कि 8 साल की थी और लड़का जो सिख समुदाय से था। उसके बाद लड़के ने पूछा तेरी कुर्माई हो गई। जैसे अब लड़के सब भी पूछते हैं ना, अरे तुम्हारा कोई है क्या, उसी प्रकार से लेखक जी पूछते हैं अपने भाषा में कि तेरी कुर्माई हो गई, मतलब तेरी शादी हो गई। और लड़की धत कहकर भाग। उसके बाद इसमें है कि यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन लड़के की अपेक्षा के विरुद्ध लड़की ने कहा हाँ हो गई। अब जैसे होता है ना कि अब किसी लड़की को कोई लड़का अगर ज्यादा परेशान करता है, लड़का जैसे इस कहानी में था कि लेखक जो लिखने का प्रयास किए हैं, एक लड़का और एक लड़की की कहानी है जिसमें लड़का एक बाजार में मिलता है और उससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई। बार बार जब लड़का ये बात को पूछता है, पहले तो लड़की धत कह के भाग जाती है कि धत हम तुमको नहीं बताएंगे। उसके बाद जब लगातार ये बात कही जाती है तो लड़कियां जो एक दिन गुस्सा होकर कहे कि लड़के के विरोध में, लड़के पे अपेक्षा के विरोध में कहा कि हाँ हो गई, मेरी शादी, मेरी कुर्माई हो गई। सुनते ही लड़का बहुत उदास हो गया। जैसे सभी लड़के होते हैं कि बहुत उदास हो जाते हैं, वैसे ये भी लड़का क्या हुआ, बड़ा उदास हो गया। और आगे चलकर वही लड़का इस कहानी का नायक लहना सिंह बन गया। इस कहानी का नायक कौन बन गया? लहना सिंह बन गया। कहानी का दूसरा खंड 25 वर्षों के बाद की घटना पर आधारित है। ये तो 12 वर्ष और 8 वर्ष की थी। अब दूसरा जो खंड है इस कहानी का वो 25 वर्षों के बाद की घटना पर आधारित है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत फ्रांस और बेल्जियम की युद्ध का चित्रण है। 25 वर्ष पहले का लड़का ही लहना सिंह 77 सिख राइफल्स का जमादार बन गया। मतलब होता है कि लड़का का जब उम्र होता है 25 साल हो गया तो लड़का जो था वो कहानी का नायक था लहना सिंह। कौन था? लहना सिंह। बाद में जो है कहानी का दूसरा खंड जो है 25 वर्षों के बाद की घटना पर आधारित है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत फ्रांस और बेल्जियम युद्ध का चित्रण है। 25 वर्ष के पहले का लड़का ही लहना सिंह 77 सिख राइफल्स का जमींदार बन गया। जैसे आर्मी वगैरह में ये सब चीज के बारे में होता है, उसमें वे जमींदार बन गए। अब युद्ध के बारे में चर्चा है, आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? आगे इसमें कहानी में है कि उसके साथ सूबेदार हजारा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह भी काम कर रहा था। उसके साथ कौन था? उसके साथ था सूबेदार हजारा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह भी क्या कर रहा था? काम कर रहा था। जैसे जॉब कर रहे थे तो वहां ये भी जॉब कर रहे थे। जब एक केस की पैरवी के लिए लहना सिंह घर आने लगा तो हजारा सिंह भी साथ हो लिया। किसी केस के लिए वो घर आने वाले थे पैरवी के लिए, तो उनके साथ कौन साथ हो गए? हजारा सिंह भी। लौटते समय हजारा सिंह ने लहना सिंह को अपने घर आने को कहा। लहना सिंह जब उसके घर पहुंचा तो वह अचंभित हो गया। बचपन की प्रेमिका आज सूबेदारनी दिखी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहचानने में देर नहीं लगी। विदा के समय सूबेदारनी ने पति और पुत्र की रक्षा के लिए आंचल फैला दिया। प्रेमिका की चाह ही लहना सिंह के जीवन का उद्देश्य बन गया।
बोधा के बीमार पड़ने पर वह कड़ाके की ठंड में भी अपना वस्त्र देकर उसे सुलाते रहा और स्वयं उसकी ड्यूटी करते रहा। एक बार दुश्मन अधिकारी वेश बदलकर उसके खंदक में आ गया। लहना सिंह ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। इसी क्रम में वह बोधा, हजारा सिंह आदि घायल हो गए। देह से काफी खून निकलने के बाद भी वह बोधा और हजारा सिंह को पहले अस्पताल भेज दिया। बाद की गाड़ी का प्रतीक्षा में वह छटपटाता रहा। प्रेमिका की बात पूरी करने में उसने अपनी जानें दे दी। मतलब देखिए, ये कहानी प्रेम भरा जीवन से है। बात जो है शुरू हुआ एक छोटा सा भीड़ भरा बाजार से, और ये बात दोनों जो है क्या है कि एक सेना में जॉब करने लगे। एक सूबेदार बन गया, एक सूबेदारनी बन गई। दोनों को मुलाकात जो है बड़े ही दिनों के बाद हुई। उसके बाद वो उसे देखकर अचंभित रहे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिसको चाह रहे हैं, अगर वो आपको बाद में मिल जाए, आप कितना खुश होते हैं कि दिख गई हमें, बड़ा मजा आता है उसका। उसी प्रकार से ये कहानी लहना सिंह जो सूबेदार हैं और सूबेदारनी का है। आगे इस कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी बड़ा ही रोचक है। उसके बाद उसके जो क्या है कि जहां पर वो लोग रहते थे, कड़ाके की ठंड में ड्यूटी कर रहे थे, उनके बदले वो ड्यूटी करते थे। जहां रहते थे, जो खंदक में रहते थे, उस खंदक में हमला हो गया। उसमें आपको बता भी दिए कर रहा था। एक दिन खंदक में आ गया। लहना सिंह ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ दुश्मनों का जो था मुकाबला भी किया था। मुकाबला के इसी क्रम में बोधा, हजारा सिंह आदि जो है घायल हो गए। जो उनके साथ रह रहे थे या काम कर रहे थे वो घायल हो गए। देह से काफी खून निकलने के बाद बोधा और हजारा को पहले अस्पताल भेजा और बाद में लहना सिंह ने गाड़ी का प्रतीक्षा करके बाद में जा रहा। प्रेमिका की बात पूरा करने में उसने अपनी जान दे दी। मतलब होता है कि जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए जान भी हाजिर है, वही वाला बात है इसमें। इस प्रकार यह कहानी पूरी कहानी होने के बाद भी यह पूर्णतः तारो ताजा दिखाई पड़ती है। और यह बात सही है कि कहानी खत्म होने के बाद में भी कहानी कहे कि एक तरह से ताजा है और पूर्णतः दिखाई देती है कि कहानी बहुत ही मजेदार है। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से। चलिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव इसमें आपका यहां है, थोड़ा फास्ट तरीके से आप इसको करेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1883 में। आपको ऊपर बताए भी थे, पूरा कहानी जब शुरू किए हैं तो उसमें बताए भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी प्रकाशन कब हुआ? तो 1915 में। उसके बाद है, उसने कहा था कहानी किस निर्देशक की फिल्म बनाई गई? बिमल राय। किसके? तो बिमल राय, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी आरंभ किस शहर में हुआ? तो वो था अमृत शहर में। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी आरंभ से लड़के की उम्र क्या थी? लड़का का उम्र 12 साल और लड़की का उम्र 8 साल। उसके बाद उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी? तो 8 साल। याद रखिएगा, अभी आपको बताएं, लड़का का उम्र 12 साल और लड़की की उम्र 8 साल। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ? तो 25 वर्ष। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? तो प्रथम विश्व युद्ध का। उसके बाद उसने कहा था में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो सूबेदारनी के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? सूबेदारनी के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर कि अमृतसर के बाजार में लड़के लड़कियां किसके यहां रहते थे? तो वो रहते थे मामा के यहाँ। किनके यहाँ रहते थे? मामा के यहाँ रहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? तो मंगेर माझे। कहाँ रहते थे? मंगेर माझे। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप देखिएगा कि लहना सिंह बड़ा होकर सिख नंबर का जमींदार बना। मतलब कितने सिख राइफल का ये जमींदार बना? तो ये बनाता था 77 सिख राइफल्स का। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि सूबेदार का नाम क्या था? तो वो उसका था हजारा सिंह। क्या था सूबेदार का नाम? हजारा सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि ओके
अगला प्रश्न है कि सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा। क्या था? बोधा। अब इसको याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? 5 खंडों में है। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस विरुद्ध लड़ रहा था? तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। उसके बाद है लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया? तो 8 दिनों की छुट्टी पर वो क्या किया था? घर आया था। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह क्यों घर आया था? मुकदमे की पैरवी के लिए घर आया था। कहा आया था? तो मुकदमे की पैरवी के लिए वो क्या किया था? घर आया था। उसके बाद है कि कृत सिंह लहना सिंह का कौन था? तो वो था भतीजा। कौन था? भतीजा था। याद रखिएगा। सूबेदार का गांव कहां था? तो लहना सिंह के रास्ते में था। कहां था? लहना सिंह के रास्ते में था। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे? तो लगभग 63 हुए थे। उसके बाद लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो 3 मील की दूरी पर ये सैनिक थे। उसके बाद सूबेदारनी को कितने बेटे थे? तो सूबेदारनी को 1 बेटे थे। कितने बेटे थे? 1 बेटे थे। अगला प्रश्न है कि तिमिया की तिमियों की घगरिया पलटन कौन बनाना चाहती थी? सूबेदारनी। कौन बनाना चाहती थी? सूबेदारनी बनाना चाहती थी। कितने जर्मन खाई में घुसे थे? तो लगभग 70 जर्मन जो थे खाई में घुसे हुए थे। आगे का प्रश्न देखिएगा। युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो युद्ध में टोटल 15 सिख मारे गए थे। कितने सिख मारे गए थे? 15 सिख मारे गए थे। उसके बाद है कि दंतविनो प्रदेशाचार्य किसका कथन है? तो बाणभट्ट का। किसका है? बाणभट्ट का। याद रखेंगे इसको। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जानने गए? विमान उड़ान। उसके बाद है कि डाक बाबू का नाम क्या था? पलडूराम। क्या था? पलडूराम। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? तो रामचंद्र शुक्ल की। किसको? रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न देखिएगा आप। वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि? तो अंधे की। कौन सी उपाधि? अंधे की। जैसे होता है ना कि आप अगर टकरा जाइएगा किसी का तो लड़कियां कहेगी अरे अंधे हो क्या? वही वाला बात है यहाँ। अगला प्रश्न है कि निमोनिया से मरने वाले क्या नहीं मिलते हैं? मुरब्बे। क्या नहीं मिलते हैं? मुरब्बे। उसके बाद है कि जर्मनों की खाई में घुसते समय वहां कितने सिख थे? तो 8 सिख थे। लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी? लगभग 2 घंटे बाद सहायता टीम आई थी। सरस्वती पात्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। लगभग इस चैप्टर का ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और ये कहानी देखिए आपको संक्षेप में बताया गया। ये सारांश कहानी का जो है आपको संक्षेप में बताया गया है। अगर इस कहानी को आप पूरा जानना चाहते हैं तो आप 12th क्लास का हिंदी किताब पढ़े। बहुत ही मजेदार कहानी है। संक्षेप में क्योंकि रिवीजन आप लोग का करा रहे हैं हम एग्जाम से रिलेटिव, जिसके वजह से ये जो है संक्षेप में चलती है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण है आपको वो बताया जाता है उस कहानी से रिलेट करके कि आप जो इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसमें आपको हम सब्जेक्टिव भी करा देते हैं इस चैप्टर का। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इस चैप्टर का हम सब्जेक्टिव भी आपको करा देते हैं। उसके बाद जो हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। व्याख्या करने वाला प्रश्न इसमें आता है जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटिव, तो इसका जवाब एक बार सुन लीजिएगा। ऐसे आप इसको अपने से बनाइएगा, पर हम आपको एक बार बता देते हैं, एक बार समझा देते हैं कि बनाने में आसानी होगा। तो इसमें कहा कि प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है, जिसमें लेखक ने मृत्यु के पूर्व की मन स्थिति का वर्णन किया है। उस समय सिनेमा के रील की तरह संपूर्ण जीवन की घटना एवं दृश्य सामने में चलती है। यादें बिल्कुल साफ हो जाती है।
यह प्रसंग लहना सिंह के आसन मृत्यु संदर्भ में है। उसने अपने बचपन की घटना बिल्कुल साफ साफ याद आने लगी। जैसे होता है कि आदमी किसी कारणवश जब उनकी मृत्यु होती है तो बचपन में जो बीती चीजें हैं वो उनके सामने आने लगती है, बचपने याद आने लगती है, या जो भी उनके समय काल में बीता है वो सब बात जो है साफ साफ उनको याद आने लगती है कि हमारा जीवन ऐसे जिए थे, इतना मस्ती में जिए थे, इस तरह का जीवन था। उसके बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए इस प्रश्न को आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम से रिलेटिव। आगे देखिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बहुत बढ़िया बात है इसमें कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसका उत्तर जो है प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस लेखक का कहना है कि क्रियाशीलता के कारण ही व्यक्ति या वस्तु उपयोगी बना रहता है। घोड़ा दौड़ने के कारण उपयोगी होता है। जब तक उसे प्रत्येक दिन दौड़ाया नहीं जाएगा तब तक वह समय पर तेज दौड़ने में सक्षम नहीं हो सकेगा। अर्थात घोड़े की तेजी कायम रखने के लिए उसे प्रतिदिन दौड़ाना जरूरी है। इसी प्रकार सिपाही को भी लगातार लड़ते रहने का अभ्यास करने पड़ता है। अभ्यास छूटने पर वह शिथिल हो जाएगा। ये बात बहुत ही अच्छा भी और सही भी इन्होंने कहा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगर आप घोड़ा को प्रतिदिन अभ्यास नहीं कराएंगे तो जब उनको दौड़ाने की बारी होगी तो घोड़ा जो है दौड़ने में सक्षम नहीं होगा। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि अगर सिपाही को युद्ध में डायरेक्ट अगर आप उतारते हैं बिना अभ्यास के तो वो युद्ध नहीं कर पाता है सही से। तो सिपाही को भी क्या करना चाहिए, युद्ध की अभ्यास कराते रहना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे उनकी अभ्यास रहती है और किसी भी सिचुएशन में वो जो है लड़ने के लिए सक्षम रहते हैं। इसलिए उनकी अभ्यास कराना चाहिए। और ये बात सभी से, जैसे मेरे प्यारे बच्चों से भी जुड़ता है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप पूरी सिलेबस को पढ़े हैं, आप इसी कहानी से एक चीज को सीख लीजिए कि आप जो चीज पढ़े हैं, आपका एग्जाम नजदीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप जो पढ़ लिख रखे हैं वो क्या होंगे, भूल जाएंगे, या कुछ कुछ याद रहेगा, कुछ कुछ भूल जाएंगे। तो इसको ताजा रखने के लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन ही आपका एक ऐसा हथियार है जो कि आपको सफल होने में और बहुत ही सुंदर सफलता मिलने में बड़ा योगदान करता है। इसलिए चीजों को रिवीजन करें। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा कि निमोनिया वाले को मुरब्बे नहीं मिलता। निमोनिया वाले को क्या नहीं मिलता, निमोनिया वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इस पाठ का जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं हम लोग। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया। ये उसने कहा था कहानी के जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया, जिसमें लेखक ने सैनिक के जीवन के दर्द को चित्रित किया है। लेखक ने सैनिक के जीवन के दर्द को क्या किया है, चित्रित किया है, बताया है। सैनिक जगते हैं तभी देशवासी चैन की नींद से सोते हैं। और ये बात 100% सही है, क्योंकि अगर सैनिक हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं तो आप एक चीज को समझिए कि हम चैन से नहीं सो सकते हैं। सैनिक ऐसा है, सैनिक के वजह से ही हम लोग चैन से सो पा रहे हैं और इस बात को मानना पड़ेगा। और मेरे तरफ से जो भी सैनिक हो उनको भी सैल्यूट रहता है और आप सभी को सैनिकों का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में एकदम अपने आप को मौजूद रखते हैं। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जंगल हो, रात हो, दिन हो, सब में एक मुस्त रहते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हमारे पूरे देशवासी सुरक्षित सोते हैं। और सैनिक हमारा बॉर्डर पर क्या करता है, जगता है। तो इसलिए सैनिक का सम्मान करें और ये करना भी चाहिए। चलिए आगे देखिएगा कि जाड़ा, गर्मी, वर्षा हर काल में देश रक्षा में लगे रहते हैं। वजीरा सिंह की इस व्यंग्योक्ति में सैनिक के जीवन की पीड़ा झलक पड़ी है। कड़ाके के ठंड में भी सैनिक पहरा देते हैं। लहना सिंह स्वयं मौत को झेलकर बोधा को बचाता है। इस तरह निमोनिया से मरने वालों को कोई इनाम मतलब नहर के किनारे वाली जमीन नहीं मिलता है। ये बात एक मुहावरे के अर्थ पर समझाने का प्रयास लेखक जी किए हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो आप इसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको घर से भी कर सकते हैं कि लहना सिंह के चरित्र के विषय का वर्णन करे या लहना सिंह का परिचय दे। तो लहना सिंह हम आपको बता देते हैं कि लहना सिंह का कहानी का नायक, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। एक और वीर सैनिक तो दूसरी ओर निश्चल निर्मल निस्वार्थ प्रेम पर कुर्बान हो जाने वाली प्रेमी भी। वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमदार के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ते हैं और उसी में शहीद भी हो जाते हैं। बचपन में अलहर बालक दिखाई पड़ने वाला सयानेपन में लहना सिंह नामक वीर सैनिक बन जाता है। मतलब कहें कि बचपन में थोड़ा सा होता ना कि बच्चे उडंग पडंग कामें करते हैं, उस प्रकार से लहना सिंह थे जो उडंग पडंग काम कर रहे थे और बाद में जो है ये वीर सैनिक गति को प्राप्त होते हैं। और ये उनके लिए हम लोग जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस तरह कहानी से जो है हम लोग को प्रेरणाएं मिलती है और ये अच्छा बात है। आगे देखिएगा, आगे जो प्रश्न है वो है उसने कहा था कहानी में पात्रों का नाम लिखे। इसमें है लहना सिंह, हजारा सिंह, बोदा सिंह, कीरत सिंह, बाजीर सिंह, विदेशी मैम, जर्मन लपटन, बंबू काट वाला, अमृतसर बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग, छारी वाला, गोभी वाला, वैष्णवी, तुर्की, मौलवी और पोल्डू राम। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करे। तो उसने कहा था कहानी के शीर्षक किसी भी रचना के केंद्र में होता है, उसके चारों ओर कथा बुनावट होती है। प्रस्तुत कहानी के केंद्र में भी सूबेदारनी और लहना सिंह का उत्सर्गपूर्ण प्रेम है। बचपन का अलहर प्रेम बाद में महान उत्सर्ग का आधार बन गया। अतः यह शीर्षक सार्थक और सटीक है। ये बात भी सही है कि उनका बचपन का जो प्यार था बाद में एक तरह से निस्वार्थ प्रेम बन गया और बहुत ही अच्छा भी लगा इस चीज को। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जानते गए हैं, गौ नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएं तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को कहता था कि डाक खानों से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। ये कौन कहता था? तो तुर्की का जो मौलवी आया था वो कहता था। और ये बात सही है कि गौ रक्षा हम लोगों को करनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस धर्म से आते हैं, भारत देश के वासी हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है कि इसकी रक्षा करें। चलिए इसी के साथ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी बच्चों का इस बार बोर्ड एग्जाम है, 12th बोर्ड एग्जाम है, 12th का ये हिंदी का क्लास थी और आप लोग पढ़े। साथ साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो हम प्यारे बच्चों से कहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं कि हम लोग को इसी प्रकार से अगर आप सपोर्ट करते हैं तो साथ साथ में क्या होगी, एनर्जी मिलेगी और हम लोग और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। और मेरा डेली एक वीडियो हिंदी का भी इसी चैनल पर अपलोड होते रहेगा, आप लोग डेली जुड़िएगा। टाइम दिन में आपको मिल जाएगी कभी भी। चलिए इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार।